Hello students, welcome for your physics class. Today we are going to start with the first topic of NCERT 11th standard physics. स्टूडेंट्स अब चाहे सीबीएसई बोर्ड बोल दो या फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिजिक्स बदलती नहीं है और ये एकदम बेसिक टॉपिक है. एंड ऑल्सो इन दीज सेशंस वी आर गोइंग टू टॉक फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू and I will take you to the entrance level. So don't worry about it. Stick with this. Stick with the lecture till the end. Watch all the topics from start to end, and I guarantee that you will understand each and every topic from boards to entrance. So students, without any further delay, let us begin with the first topic, units and measurements. In today's first lecture, we will introduce ourselves with physical quantities and its types. क्या बेसिस होते हैं इनके बाइफर्केशन के, वो समझेंगे. तो चलो शुरू करते हैं टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट. बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन टू यू ऑल इज व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. क्या स्टूडेंट्स हमें पता है व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? वेल, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए नया नहीं है, लेकिन कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है. तो लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. वेल, इन लेमैन्स टर्म अगर मैं बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके बेसिस पे हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, उनके लॉज एक्सप्लेन करते हैं. So the physical quantities are the quantities with the help of which we explain the concepts of physics. लेकिन अगर मैं एक टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं तो आखिर में ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है दोस्तों? Any quantity which is measurable is a physical quantity. Okay? तो ये एक उसका बेसिक डेफिनेशन है. Any quantity which can be measured with the help of an instrument or a tool is called as a physical quantity. Student, for example, अगर हम बात करते हैं लेंथ की, ठीक है, क्या हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं? सोचो इस बात को. यस, हम लेंथ को स्केल से या फिर मेजरिंग टेप से मेजर जरूर कर सकते हैं. तो लेंथ जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है. मास की अगर हम बात करें, क्या मास को हम मेजर कर सकते हैं? यस, मास को हम स्प्रिंग बैलेंस के साथ मेजर कर सकते हैं, तो मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. टाइम, क्या टाइम को मेजर कर सकते हैं? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. घड़ी में देखो और टाइम बताओ. वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच, ये सारे जो है वो मेजरिंग टूल्स हैं टाइम को मेजर करने के लिए. हालांकि यहां पर मैं बना रहा हूं ये है सेकंड्स क्लॉक जो हम लैब में यूज करते हैं. तो बाय द वे, मुद्दे की बात ये है कि लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सारी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, तो इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं स्टूडेंट्स. चलो कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं. ये बात बताओ मुझे, एंगर, क्या ये एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्या कोई तरीका है कि एंगर को मेजर किया जाए? नहीं, तो फिर एंगर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. लव, क्या हम लव को मेजर कर सकते हैं? नहीं, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. क्या हम किसी की नॉलेज को मेजर कर सकते हैं? नहीं, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. अगर मैं एंगर और लव की बात करूं, ये इमोशंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोला जाता. हाँ, लेकिन अगर आगे जाके किसी ने कोई ऐसा टूल या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे हम एंगर, लव या फिर कितनी किसको नॉलेज है ये कोई मेजर कर सके, तो फिर उनमें से वो क्वांटिटी जो मेजरेबल हो गई वो जंप मार के आ जाएगी इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो हम फिजिक्स में पहली एक बात याद रखते हैं, वी विल स्टिक टू अवर कॉन्सेप्ट्स. द डेफिनेशन से एनीथिंग विच इज मेजरेबल. अगर इनमें से कुछ मेजरेबल है तो फिर वो किस में आ जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी में. सो एनी क्वांटिटी विच इज मेजरेबल, एनी क्वांटिटी विच इज measurable, any quantity which can be measured with the help of an instrument or a tool is called as a physical quantity, my dear students. ठीक है, जो भी चीज हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाई जाएगी हमारे लिए physical quantity. I hope ये बात हमें समझ में आती है. So now let us understand how do we represent a physical quantity. एक physical quantity को represent कैसे किया जाता है? चलो यहाँ बात करते हैं मास की. Let us say mass is 10 kg. मास कुछ भी हो सकता है किसी का 20 kg. मास इज व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. ठीक है, तो 30 kg, 40 kg कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है मास इज 10 kg. इसी तरह मैं लेंथ की बात करता हूँ. लेंथ यहाँ पे कितना लिया है? 20 मीटर. जरूरी नहीं 20 मीटर, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो टाइम लिया मैंने 1 आवर. ध्यान से देखो, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि नहीं? यस, मास, लेंथ, टाइम फिजिकल क्वांटिटीज हैं. तो इनको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है? विद द हेल्प ऑफ सम नंबर एंड अ यूनिट. तो इसको हम लिखेंगे PQ is represented with the help of NU. PQ is represented with the help of NU. What is N there? N is a beta numerical value. N is a numerical value. And what is U? U is a unit. U is a unit. और साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट जब हम लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स, तो उसे बोला जाता है उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड. तो हमें समझ में आ गया मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है क्वांटिफाई करना किसी फिजिकल क्वांटिटी को विद द हेल्प ऑफ नंबर एंड इट्स रिस्पेक्टिव यूनिट. क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सीखेंगे आगे जाके, बट फिलहाल हम खाली बेसिक्स की बात कर रहे हैं. तो यहां पर ये नंबर और यूनिट लिखा हुआ है, इसी को हम बोल रहे हैं NU. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. चलो अब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, उसके टाइप्स की. तो ये जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, हम इनको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लेते हैं, बाइफरगेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
डिपेंडेंसी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो स्टूडेंट्स दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को यहां पर हम बाइफरगेट करते हैं। पहली वाली हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो पीक्यू यहां पर हम उसको एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म करके यूज कर रहे हैं फॉर फिजिकल क्वांटिटी। तो एक हो गई इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर, ठीक है, और दूसरी हो गई बेटा डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने यहां पे लिखा, हम कैसे उनको बाइफरगेट कर रहे हैं, वी आर बाइफरगेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने फिलहाल जो इसका बाइफरगेशन किया है कैसे किया है, डिपेंडेंसी के बेसिस पे किया है। तो ये हो गई इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, और बाकी जो है वो कौन सी हो जाएंगी, डिपेंडेंट, खुद पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वालों के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, इनका नाम भी देख देते हैं। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, या फिर बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, बेस फिजिकल क्वांटिटी। इनको हम कभी कभी कई बुक्स में बेस फिजिकल क्वांटिटी भी लिखा जाता है, तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो ये जो इंडिपेंडेंट वाली है वो हो गई हमारी बेस, ठीक है, इंडिपेंडेंट। और बाकी सारी जो डिपेंडेंट है उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे पास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और हमारे पास है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी है हमारे पास, फंडामेंटल और डिराइव्ड। ठीक है, क्या हमें ये बात समझ में आ गई। अब देखो फिजिक्स में हमने बहुत सारी क्वांटिटीज अभी तक पढ़ी है, 8th में, 9th में, 10th में, 11th 12th में, और बहुत सारी पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे अभी नहीं बताऊंगा, घबरा जाओगे, ठीक है। लेकिन ये जो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, इसमें स्टूडेंट्स मैक्सिमम, मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो फंडामेंटल है ये कितनी है, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ 7 होती है। कितनी होती है बेटा, 7। कितनी भी पढ़ लो, फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है, 7 है। कौन कौन सी है जल्दी से देखते हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। क्या ये पांचों हमने पढ़ी है, यस। इसके अलावा दो और हैं जो हम 11th 12th में पढ़ते हैं, ये भी 11th में कम आएगी, 12th में किसी हद तक फिजिक्स में यूज होगी, लेकिन केमिस्ट्री में इसका ज्यादा यूज है। 6th वाली का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल में मेजर करते हैं। पहला टॉपिक है केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट, उसमें ये आपको बहुत भर भर के सिखाया जाएगा। फिजिक्स में जहां जरूरत होगी आपको ये बता दिया जाएगा। एंड लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जहां जहां इन दोनों की जरूरत आएगी वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये 5 हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, हम इनसे अच्छे से वाकिफ हैं, तो इनके ऊपर ही ज्यादा हम फोकस करेंगे। अच्छा, इनके भी एक रिप्रेजेंटेशंस हैं हमारे पास, जैसे मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, स्मॉल एम। जब तक मैं कैपिटल नहीं बोल रहा हूं तब तक स्मॉल है, ठीक है। मास हो गया एम, लेंथ हो गया एल, टाइम हो गया टी, टेम्परेचर हो गया कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट हो गया कैपिटल आई। उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम इन 5 के ऊपर फिलहाल अभी फोकस ज्यादा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या ये हमें क्लियर है, ठीक है। ये हो गई हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये 7 के साथ 2 और ऐड करते हैं। अब ऐड करते हैं, जैसे वो पेपर लिख रहे हैं, है ना, हमारा मेन शीट खत्म हो गया तो हम क्या बोलते हैं, सर सप्लीमेंट दो। उसी तरह से इन 7 के अलावा 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जो इनके साथ हम ऐड करते हैं, ठीक है। वो कौन सी है स्टूडेंट्स, पहली है प्लेन एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हम सबको पता है, हमने पढ़ा हुआ है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है ना। इनमें जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, वो होता है प्लेन एंगल, जिसे थीटा से डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ इस तरह का, है ना। ये जो डी थीटा लिखा है ये हमारा है प्लेन एंगल, एक प्लेन के ऊपर जो बनता है। और सॉलिड एंगल को हम डिनोट कर रहे हैं ओम से। ये जो सिंबल है ये ग्रीक लेटर क्या है बेटा, ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, उसमें हमने ये यूनिट की तरह रखा हुआ है। तो यहां पर सॉलिड एंगल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है ओम। ये सॉलिड एंगल जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। बेसिकली सॉलिड एंगल क्या है ना, ये एक एरिया को कवर करके जो एक एंगल बन रहा है। जैसे मान लो हम एक वाटरमेलन लेने गए, हमने बोला भैया क्या ये खराब है, फ्रेश है, बताओ। तो क्या करेगा, ऊपर एक कट मारेगा, एक एरिया को ऐसा डीप कट मारेगा, निकाल के दिखाएगा। अब वो अगर तुम देखोगे तो सेंटर के रिस्पेक्ट में एक एंगल बना रहा होगा, एक 3 डायमेंशनल एंगल, ऐसे मैं बोल देता हूं फिलहाल के लिए, कि जो सॉलिड एंगल है वो कैसा है बेटा, एक 3D एंगल है। वेयर एज ये जो प्लेन एंगल है ये एक 2D एंगल है। प्लेन एंगल बहुत पढ़ा हुआ है हमने, 3D एंगल की जहां जरूरत पड़ेगी घबराना नहीं है इससे बिल्कुल भी, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको अच्छे से ये समझाया जाएगा। फिलहाल हम खाली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को कितनी तरह की क्वांटिटीज होती हैं। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और 2 है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा जो भी पढ़ोगे फिजिक्स में, कुछ भी पढ़ लो, कोई भी क्वांटिटी, वो सारी की सारी आएंगी कैटेगरी ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अब उसको तो हम काउंट नहीं करते हैं, अनगिनत है, ठीक है। अब उसमें से कुछ हम 11th 12th में पढ़ेंगे, कुछ और हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं। तो आ जाओ कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात की जाए। वर्क का फॉर्मूला हमने 9th में पढ़ा है,
एफ डॉट एस, पूरा फॉर्मूला पढ़ा है, एफ एस कॉस थीटा, 10th में भी हमको थोड़ा थोड़ा, मतलब 10th में हमने चैप्टर तो नहीं बट 9th में डेफिनेटली हमने ये पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ओके, तो जब हम वर्क की बात करते हैं, देखो वर्क इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि वो डिपेंड कर रही है मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। यहां तक कि अगर इस फोर्स की भी बात करें तो फोर्स का भी फॉर्मूला सर आइजैक न्यूटन ने हमको बताया है अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, F इज इक्वल टू ma, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो सारी है बेटा, ये कौन सी हो गई? डिराइव्ड। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। देखो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये सब डिपेंडेंट है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वर्क किया बस, ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट आया, काम किया, बस हो गया। एनर्जी है, ठीक है, गेन हुई, लॉस हुई, आ गई। बट अगर हम फोर्स की बात करें तो तुम्हें याद है फोर्स का डेफिनेशन क्या पढ़ा था तुमने? फोर्स इज नथिंग बट इट इज एन एक्ट ऑफ पुश एंड पुल, इट इज एन एक्ट ऑफ पुश एंड पुल। इसका मतलब अगर हम ध्यान से समझें तो फोर्स के साथ मैंने, अगर मुझे एक्सप्रेस करना है कम या ज्यादा, तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड तो लिखना ही पड़ेगा, बट साथ में उसको एक डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो यहां पर एक डायरेक्शन की सेंस है, ठीक है। फोर्स इज इनकम्प्लीट विदाउट डायरेक्शन। मैं तुम्हें बोलता हूं भाई बेटा मेरी गाड़ी को धक्का लगाओ, तो लॉजिकली तुम पीछे से आगे की तरफ धक्का लगाओ, लेकिन व्हाट इफ आई हैव टू पार्क इट बिहाइंड, ठीक है। तो मुझे बताना जरूरी है कि मुझे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। जब हम दरवाजा खोलते हैं, पहली बार कहीं गए हैं, तो हम हमेशा ढूंढते हैं भाई ये दरवाजे को पुश करना है या पुल करना है कि नहीं? क्योंकि गलत डायरेक्शन में करेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा। अब समझो, फोर्स अपने आप इनकम्प्लीट है विदाउट द डायरेक्शन। आ रही है बात समझ में? चलो एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्यों मैं बता रहा हूं समझो इसको। लेट अस से मेरे पास एक बॉक्स है 20 kg का, ठीक है, 20 kg का बॉक्स है। एक और बॉक्स है इसका आइडेंटिकल 20 kg का। मैं बोलता हूं अभी बताओ टोटल मास कितना? ये मास है, तो टोटल मास कितना? तो सिंपल है, 20 + 20 40 kg। परफेक्ट। तो जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही हमने यहां पर मास को ऐड कर दिया, कोई उसमें रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। 20 + 20 40। आर यू गेटिंग इट? ये बक्सा पहले वाले के ऊपर पड़ा है या पहला दूसरे के ऊपर पड़ा है, क्या कोई इससे फर्क पड़ता है किस एंगल पे पड़े? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20 + 20 40, अर्थमेटिक के रूल लगा के जैसे हम नॉर्मल ऐड करते हैं नंबर्स को, इसको भी यहां पर हमने ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसमें से मैंने एक बॉक्स लिया 20 kg का और मैंने तुम्हें बोला कि मैंने इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, कुछ इस तरह का लेफ्ट टू राइट फोर्स लगाया, 2 फोर्स लगा रहा हूं, एक से ज्यादा फोर्स है, दोनों 10-10 न्यूटन के हैं, तो बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? तो तुम फट से बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा है, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 20 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो लेफ्ट टू राइट का डायरेक्शन हो गया, तो ये बॉक्स मूव करने लगेगा। याद है, when we apply the unbalanced force the body at rest can come to motion and the body which is moving can come at rest। तो यहां पर कुछ वैसा ही हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस को लगा दिया। तो तुमने क्या किया? ऐड करके उसको बोल दिया 20 न्यूटन। समझ रहे हो? तो ये हमारा क्या आ गया बेटा? एफ नेट। एफ नेट कितना आया? 20 न्यूटन। ठीक है, अब मान लो यही बॉक्स के ऊपर यही दोनों फोर्सेस मैं लगाता हूं, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें खेल करते हैं। पहला फोर्स लगाया मैंने लेफ्ट टू राइट 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स लगाया मैंने राइट टू लेफ्ट 10 न्यूटन का। अभी भी वही दोनों फोर्सेस हैं, F1 और F2, अभी भी उतने ही मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन मैंने क्या बदल दिया? उनका डायरेक्शन। अब मैंने तुमसे पूछा बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? तुमने बोला सर अब ये तो बैलेंस फोर्स है, ये बैलेंस फोर्स है, तो इसका जो नेट फोर्स बनेगा, इसका जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वही दो फोर्सेस थे, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में थे तो यहां पे हमने उनको ऐड किया, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो हमें इन दोनों को माइनस किया, तभी तो आंसर आया 0 न्यूटन। आर यू गेटिंग इट? मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्शन के बिना अधूरा है, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्शन का इंपैक्ट फोर्स के कैलकुलेशंस पर पड़ता है। जब मोर देन वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, यू कैन नॉट इग्नोर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। एक और मजे की बात बताता हूं, चलो यही चीज हम यहां पर देखते हैं। एक और एग्जांपल में करंट का डायरेक्शन पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो मान लो एक 10 एम्पियर का करंट इस तरह से लेफ्ट टू राइट आ रहा है और एक 10 एम्पियर का करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है। जैसे पहले फोर्सेस थे, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये बीच में यहां पर जो है वो क्या है बेटा? यहां पे जंक्शन है ना, ये जंक्शन पॉइंट है। अब इस जंक्शन पॉइंट पे जो मेरा नेट,
अब इस जंक्शन पॉइंट पे देखो जो करंट होगी वो बताओ यहां पे आएगी, ठीक है, आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो कितनी आएगी। तो बोलोगे सर ये भी हमें पता है, हमें पता है कि ये करंट यहां पर आके ऐड हो जाएगी और यहां पे 20 एम्पियर का करंट आएगा। मतलब करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव का डायरेक्शन है, लेकिन उसके कैलकुलेशन में डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे हमारे पास हो गए बेटा 3 तरह के केसेस। केस नंबर 1 मास वाला जिसमें डायरेक्शन का कोई फर्क ही नहीं था, दूसरा फोर्स वाला जिसमें डायरेक्शन का इंपैक्ट था, और तीसरा करंट वाला जिसमें डायरेक्शन का इंपैक्ट कैलकुलेशन पर नहीं था। तो बस इसी के ऊपर हम फिजिकल क्वांटिटी को एक और बार बाइफरगेट करते हैं। पहले हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, अब मैं इनको बाइफरगेट कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब जब मैं इनको बाइफरगेट करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो ये देखो 2 आ गए, एक का नाम दिया मैंने स्केलर, दूसरे का नाम मैंने दिया बेटा वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर कौन है? देखो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीट ओनली बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लिख दिया, वो पूरा का पूरा हो गया। जैसे मास है 10 kg है, टाइम है 1 सेकेंड है, तो ये पूरे हैं, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज दोज हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज स्केलर्स। But on the other hand, such physical quantities which has magnitude, along with magnitude, it has direction, and also if you remember, the impact of direction is there in its calculation. We call it as a vector loss. ठीक है, so magnitude, direction and the laws of vector addition, ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम खाली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। तो ऐसी चीजें जो है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है और उसके डायरेक्शन का इंपैक्ट है उसके कैलकुलेशन पर विद द हेल्प ऑफ वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, उनको हम बोलेंगे बेटा वेक्टर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तुम लोगों के साथ देखा एक और भी थी, करंट, डायरेक्शन था लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं था, मतलब इट वाज नॉट ओबेइंग द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। वेरी करेक्ट, पकड़ लिया तुमने। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है लेकिन दे डू नॉट ओबे और दे डू नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, सच क्वांटिटीज फॉर अस एट अ लेमैन्स लेवल इज एक्चुअली स्केलर। जो चीज वेक्टर नहीं है हमारे लिए वो चीज स्केलर है। लेकिन फिर भी एक और नाम है, मैं बता देता हूं, हालांकि हम ज्यादा उसको डिस्कस नहीं करते हैं, हमारे पोर्शन का वो पार्ट नहीं है। ऐसी कुछ क्वांटिटीज जो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे उनका एक्चुअल नाम हो जाता है टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज जो हैं, ठीक है, वो ऐसी हैं जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो है बट डायरेक्शन का इंपैक्ट नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट फॉलोइंग द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बहुत बड़े लेवल की बात है स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा इसके डीप में नहीं जाऊंगा। पूरी मतलब एक किताब है टेंसर क्वांटिटीज के ऊपर। स्केलर वेक्टर एक्चुअली में हम बेसिकली यही स्टडी करते हैं, फिर किसी को हम स्केलर बोलते हैं, किसी को वेक्टर बोलते हैं, बट फिलहाल समझो अगर करंट जैसी कोई चीज है तो हमारे लिए वो स्केलर है, लेकिन अगर क्लियरली पूछ लिया जाए स्केलर वेक्टर एंड टेंसर में तो फिर वो टेंसर है। आ रही बात समझ में? ठीक है, स्केलर वेक्टर या टेंसर है तो फिर वो टेंसर है। अगर स्केलर वेक्टर में पूछा जाए तो हमारे लिए वो क्या है भाई? स्केलर है, ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। जो वेक्टर लॉ को ओबे नहीं कर रहा है वो हमारे लिए क्या है बेटा? टेंसर। और करंट मैं बोल रहा हूं, आगे जाके हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। करंट अलग होता है, करंट की इंटेंसिटी अलग होती है, ठीक है, इंटेंसिटी इज वेक्टर, बट ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, 12th में पढ़ेंगे बेसिकली। ओके, तो आई होप तुम्हें ये सब समझ में आया आज की बातें कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कैसे हम बाइफरगेट करते हैं। 2 तरह से करते हैं, उसके डिपेंडेंसी के बेसिस पर, या फिर एक और तरीका है उनको बाइफरगेट करने का उनके डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, ठीक है। और आमतौर पे 2 बाइफरगेशंस हैं यहाँ पर, फंडामेंटल और डिराइव्ड, ठीक है। और इसमें भी जो डिराइव्ड है उनको हम 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर देते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर तुम्हें समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया फिजिकल क्वांटिटीज से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा बात करेंगे इनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स का, फिर हम बात करेंगे उनके मेजरमेंट्स का, और फिर हम बात करेंगे उनमें एरर्स का। ओके, सो स्टूडेंट्स विद दैट आई वांट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ओके। एंड एज आई सेड, पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, बोर्ड्स और एंट्रेंस के साथ पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज क्लियर की जाएगी। डाउट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम, बहुत सारे उसमें हम फन मोमेंट्स भी डालते हैं, और यूट्यूब पे हमारे सारे लेक्चर्स आएंगे। आप इन तीनों जगह हमें फॉलो करिए, हमसे कनेक्ट करिए। एक ही आईडी है, आप हर प्लेटफॉर्म पे जाइए, टाइप करिए @ लगाना जरूरी है, स्पेशली यूट्यूब के लिए, ठीक है, @ स्टडी हब कनेक्ट
आप टाइप करिए, चैनल आपके सामने होगा, हमारा प्यारा सा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए, घर में जितने भी अकाउंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको इंक्वायरी या कुछ और एडमिशन के रिलेटेड बात करनी है तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ये बेसिकली इंक्वायरी का नंबर है। मुझसे डाउट पूछना है तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास रहता है, ठीक है, जैसे मैं हैंडल करता हूं, ठीक है, ये मेरी टीम हैंडल करती है। तो आपके पास ये नंबर है 9594545545। इस नंबर पे आप जरूर संपर्क कर सकते हैं फॉर एनी एडमिशंस और एनी क्वेरीज यू मे हैव। एंड स्टूडेंट्स, विद दैट, दिस इज अमन भाटिया signing off from this lecture. I'll meet you soon in the second lecture of units and measurements. Till then, keep learning and take care of yourselves. Bye-bye.